प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के हमारे संसाधन किताब का अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संसाधन। जिसका क्या नाम है? संसाधन। तो चलिए, आप भी अपनी किताब निकाल लीजिए और कॉपी भी साथ में निकालिए, साथ में नोट्स भी बनाते जाइए और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो इसमें एक छोटी सी लड़की है जिसकी कहानी से इस पाठ का शुरुआत हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है। शाजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। शाजिया क्या कर रही थी? एक घर के आंगन में एक पानी का नल था, उसको बार बार खोल रही थी और उससे साथ खेल रही थी। बच्चे इस तरह से खेलते रहते हैं ना, आप भी बहुत बार नल को खोलकर उससे खेलते होंगे। तो उसी तरह यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो। दादाजी ने क्या कहा कि बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। साजिया सोचने लगी, संसाधन क्या है? साजिया सोचने लगी कि ये संसाधन शब्द क्या है, हम तो पहले नहीं सुने हैं ये। तो क्या है संसाधन? देखिए आप भी। हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। तो क्या है संसाधन? हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, मतलब हमारे काम की है, एवं हमारी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करता है। बुनियादी मतलब क्या? बेसिक नीड्स। जैसे पानी हुआ, क्या हुआ? उससे हमारे बिना पानी का नहीं चलेगा। पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। ये सब क्या है? संसाधन है। हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए, हम लोग कपड़ा धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने के लिए हरी सब्जी, अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी क्या है? संसाधन है। तो हम लोग जितने भी चीजों का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वे सारे क्या है? संसाधन है। कपड़ा धोने का साबुन, पानी, स्कूल जाने के लिए रिक्शा, मोटर गाड़ी, पढ़ने के लिए जो पाठ्य पुस्तक है, किताब है, खाने के लिए हरी सब्जी, अनाज, ये सारे क्या है? हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, इसलिए ये क्या है? सारे संसाधन हैं। तो चलिए आगे देखिए क्या है संसाधन। एक शब्द आया संसाधन। तो संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संसाधन का अंग्रेजी नाम क्या है? रिसोर्सेस। क्या नाम है? रिसोर्स। यह दो शब्दों री अर्थात पुनः, री का क्या अर्थ है? पुनः मतलब बार बार, तथा सोर्स अर्थात साधन। सोर्स का क्या अर्थ है? साधन। क्या है? संसाधन का अंग्रेजी नाम है रिसोर्स, और रिसोर्स में क्या है? दो शब्दों से बना है, री और सोर्स। री का अर्थ है पुनः और सोर्स का अर्थ है साधन, ठीक है, के मिलने से बना है ये संसाधन शब्द। पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्या है? क्या है इनमें सारे में एक जैसा? कि कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है जब उसका कोई वैल्यू होता है या मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का क्या अर्थ होता है? महत्व। मूल्य का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता है, उसका अर्थ है महत्व, कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका
प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। इसका जो उपयोगिता होता है वही इसका मूल्य है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, क्या है, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है उसी तरह से क्या है, लेकिन संसाधनों के आर्थिक मूल्य में अंतर होता है। इसमें इसका मूल्य किस पर निर्भर होता है, उसके उपयोगिता पर, कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। जितना वह हमारे लिए उपयोगी है उतना वह उसका मूल्य है या महत्वपूर्ण है। जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। एक सुंदर हम दृश्य देखते हैं, कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदी है, तो इसका क्या है, इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन क्या है, वो ये दोनों संसाधन है और मनुष्य की आवश्यकता को पूरे करते हैं। वो क्या है, जिससे हमें अच्छा अनुभूति होता है, अर्थात उसका भी एक मूल्य है। तो क्या है, जितने भी संसाधन हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं सारे क्या हैं, मूल्यवान हैं। अब आगे देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ क्या हो सकते हैं, आर्थिक रूप से। आर्थिक मतलब पैसा के दृष्टि से, कि उसका कितना प्राइस है या मूल्य है। तो जैसे दादी माँ के नुस्खे, घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमको चोट लगता है तो दादी क्या करती थी, हल्दी लगा देती थी पीसकर, या फिर दूध के साथ हल्दी घोल के दे देती थी, या फिर गैस हुआ पेट में तो क्या करती थी, अजवाइन दे देती थी। तो इस तरह से क्या है, जो दादी माँ के नुस्खे हैं उसका क्या है, कोई ऐसा मूल्य नहीं है, उसका कीमत नहीं है। जैसे डॉक्टर के दवाई का कीमत है, लेकिन दादी माँ के उन नुस्खों का कीमत नहीं है। लेकिन यदि ये पेटेंट करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब ये आर्थिक रूप से मूल्यवान होते। तो इसमें एक शब्द आया है पेटेंट। तो पेटेंट क्या है, देखिए यहाँ पर पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होना। यदि कोई व्यक्ति किसी नए विचार या किसी नए चीज का आविष्कार करता है तो वो उसको क्या कर सकता है, पेटेंट कर सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, उस पर उसका ही अधिकार होगा। कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को बना नहीं सकता और बेच नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी चीज का पेटेंट कर लेता है तो वो विशेष संस्था का एकमात्र उस पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो यदि दादी माँ के दवाइयों का पेटेंट कर दिया जाए, पेटेंट विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार, तो क्या हो जाएगा, पेटेंट कर देने के बाद उसका भी एक मूल्य हो जाएगा। उसको दूसरे लोग नहीं बना सकते, उसको भी जो मेडिकल फार्म होगा उससे एक मूल्य देकर खरीदना होगा। आगे देखिए, क्या आप संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? जो संसाधन है उसे क्या आप प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि आप समझते हैं हाँ ये प्राकृतिक उपहार है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या है ऐसा नहीं है? तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है? मनुष्य की कोशिश का परिणाम है। जो मनुष्य काम करते हैं या उसका उपयोग करते हैं उसी का परिणाम है कि वो किस तरह से किस चीज को अपने जीवन में उपयोगी बनाते हैं या अपने जीवन के लिए उस अनुरूप ढाल लेते हैं, तो वह उसके अनुसार ही संसाधन बनता है। तो मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित करता है। जो प्रकृति से हमें मिले हैं उन चीजों को मनुष्य अपने अनुसार ढाल लेता है, अपने अनुसार बदल लेता है, जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। इसमें एक शब्द आया है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए यहाँ देखिए दिया है कि प्रौद्योगिकी किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है।
किसी भी वस्तु को या कौशल को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए या उसमें नयापन लाने के लिए जिस ज्ञान का, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। तो यहाँ देखिए प्रौद्योगिकी शब्द आया है ऊपर, इसीलिए मैंने इसे दिखा दिया। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है, लेकिन जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने के लिए किया जाता था। पहले क्या था कि प्राचीन समय में इसका उपयोग लोग नहीं जानते थे, बस इसका उपयोग क्या करते थे? कपड़ा सुखाने के लिए या फिर अनाजों को सुखाने के लिए करते थे। लेकिन प्रौद्योगिकी से की सहायता से क्या हुआ कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा, बिजली का उत्पादन होने लगा, और साथ ही और भी बहुत सारे सोलर सेल बनने लगे जिससे लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है घरों में, या फिर खाना बनाने के लिए भी सोलर कुकर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब किसका कमाल है? प्रौद्योगिकी का कमाल है। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। तो मनुष्य का जो ज्ञान है उसी से ही क्या होता है? आविष्कार होता है और खोज होता है, और संसाधनों का नया नया किस तरह से उपयोग किया जाए उसके बारे में भी मनुष्य को जानकारी मिलती है। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोजें एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज से क्या होता है? अन्य खोज होता है। जो आविष्कार होता है उसके सहायता से फिर दूसरे आविष्कार होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य क्या है? स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि मनुष्य के बिना कोई आविष्कार संभव ही नहीं है। मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा ही सारे आविष्कार करते हैं। इस प्रकार संसाधन प्राकृतिक, मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं, और साथ में और एक होता है मानव भी एक संसाधन ही है, क्योंकि मानव के बिना, बुद्धि के बिना कोई भी संसाधन का उपयोग नहीं हो सकता, ना प्राकृतिक संसाधन का, ना ही मानव निर्मित संसाधन बन सकता है। तो देखिए आगे क्या है? संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। संसाधन के प्रकार, इसको इस तरह से बांटा गया है। देखिए संसाधन के प्रकार, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है मानव स्वयं एक संसाधन है, मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर अलग अलग भागों में इस तरह से बांटा गया है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। विकास और उपयोग, उत्पत्ति मतलब उसको किस तरह से उत्पन्न हुआ है या प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जिसको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है विकास और उपयोग के आधार पर 2 भागों में, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। इसके बाद है उपयोग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय, 3 भागों में बांटा गया। उपयोग मतलब उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है उसके अनुसार। इसके बाद है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर मतलब वो किस किस जगह में फैला हुआ है, किस जगह में उसकी उपलब्धि ज्यादा है, कहाँ उपलब्धि कम है, कहाँ वो कम उपलब्ध है। तो वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो इसको भी आप नोट करते जाइए, जो आगे आपको सुविधा होगा। इस टेबल को आप बना लीजिए, संसाधन के प्रकार, ठीक है, नोट कर लीजिए। आपके पास किताब है तो उस किताब से भी इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उसी को फिर डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं
और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं। तो वे क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन। ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए आगे क्या है? नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक से सीधा प्राप्त होता है। नदियां क्या है? मनुष्य तो नहीं बना सकते। झील का जो जल है, मिट्टी, खनिज, जंगल और ये हवा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसे प्रकृति ने ही बनाया है, इसे किसी मानव ने नहीं बनाया है और मानव बना भी नहीं सकता। तो ये सारे क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए। इन सब संसाधनों में बहुत से प्रकृति के संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग हम सीधे कर सकते हैं, जैसे वन का उपयोग, मिट्टी का उपयोग, जल का उपयोग, ये सब क्या हो रहा है? सीधे हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्या है? कुछ प्राकृतिक संसाधनों को तो हम सीधे उपयोग कर सकते हैं, जैसे नदी का जल, जंगल से लकड़ी और मिट्टी, ये सब क्या है? सीधे कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है, औजारों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, देखिए यहाँ क्या है? चित्र में दिख रहा है कि कोयला के खदान से उसे निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? जो श्रमिक हैं वो खुदाई कर रहे हैं खदान से। तो ये भी कोयला क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसके लिए भी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो रही है। तो देखिए उद्गम, भंडारण, वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क नंबर है विकास और उपयोग के आधार पर। इससे पहले हम लोग जो टेबल पढ़े हैं उसमें क्या है? विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया था, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या है और संभाव्य संसाधन क्या है, वो आगे देखते हैं। वास्तविक, पहला नंबर क्या है? वास्तविक संसाधन। तो वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा क्या है? ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है? वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। और जैसे पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, पश्चिमी एशिया का जो खनिज तेल है, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, सभी क्या है? वास्तविक संसाधन है जो अभी उपयोग किया जा रहा है और उनकी जो मात्रा है कि कितनी मात्रा में वो है वो भी ज्ञात है, पता है। आगे देखिए संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन क्या है? वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है। वास्तविक क्या था? ज्ञात था, लेकिन संभाव्य ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। तो क्या है? संभाव्य, जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। इस समय जो टेक्नोलॉजी है वो उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए उतना उन्नत नहीं है कि उसे प्राप्त कर सकता है, या उसकी जानकारी मनुष्य को नहीं है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट क्या है? संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम,
केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट, ये क्या है, भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है और इसकी मात्रा का भी ज्ञान नहीं है। तो 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी। क्या है, लगभग 200 वर्ष पहले क्या था कि जो तेज हवाएं चल रही थी वो क्या थी, पवनों को संभाव्य संसाधन, मतलब उससे कितना विद्युत उत्पादन होता या फिर उसका उपयोग उस समय नहीं हो रहा था लगभग 200 वर्ष पहले, किंतु आज वे क्या है, वास्तविक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ने उसका उपयोग करना सीख लिया है, इसलिए ये क्या हो गए, संभाव्य संसाधन हो गए। तो ये समझ गए आप। अब आगे देखिए क्या है, अब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या है, निर्जीव। क्या है, निर्जीव, जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि। जबकि जैव संसाधन क्या है, सजीव है। जैव संसाधन क्या है, जैव शब्द से ही लग रहा है कि जो जीवित है, और अजैव जो जीवित नहीं है। तो अजैव संसाधन में अजैव संसाधन क्या है, मृदा, चट्टान, हवा, जल। और जैव क्या है, पौधे, जंतु और मानव। अब उपयोग के आधार पर देखिए, उपयोग के आधार पर क्या है, एक है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय और तीसरा चक्रीय। तो पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ क्या है, सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित हैं। तो क्या है, कुछ संसाधन ऐसे हैं नवीकरण संसाधन में, वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से पुनः नवीकरण हो सकता है, मतलब एक बार वो खर्च हो गया तो दोबारा उसकी पूर्ति संभव है। जैसे सौर, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, हमें मिलते ही रहेंगे। एक बार हम उसकी ऊर्जा का उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा, फिर उसका पुनः पूर्ति किया जा सकता है, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है, असीमित है, उसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, हम लोग प्रतिदिन उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, और ज्यादा हम लोग भविष्य में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, उसको मनुष्य क्या है, खपत नहीं कर सकता। जैसे कोयला का उपयोग करके क्या होगा, कोयला यदि उपयोग करता जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। पेट्रोलियम उपयोग करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसको पुनः पूर्ति, पुनः बनने के लिए लाखों वर्ष का समय लगेगा। लेकिन जो जल है, मिट्टी है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इसका क्या है, हम लोग उपयोग करते रहेंगे लेकिन वो समाप्त नहीं होगा, उसका पुनः पूर्ति किया जा सकता है। जल, मृदा और वन वैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। यदि हम लोग जंगल को काटते जाएंगे, वहां से पेड़ लेते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा, और यदि हम उसके बदले में नया पौधा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल क्या है, जितना भी उपयोग करेंगे वो समाप्त नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या है, विश्व में जल की भी समस्या हो जाती है, जलाशय सूख जाते हैं और प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं या फिर भूमिगत जल की मात्रा भी कम होती जाती है। इसका कारण क्या है, पेड़ों का काटना, वनों का कम होना, वर्षा का कम होना, ये सब कारण है। लेकिन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का क्या है, असीमित भंडार है, उसका हम उपयोग करते जाएंगे और वो पुनः हमको नवीकरण होते रहेगा, पुनः प्राप्त होता रहेगा। आगे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिसके भंडार सीमित है, जिनके जो मात्रा है सीमित है, लिमिट है। एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है।
मनुष्य का जीवन कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, उससे ज्यादा तो नहीं होता, वो भी अभी 60 साल 70 साल से ज्यादा नहीं होता। लेकिन यदि ये अनवीकरणीय संसाधन है उनको उपयोग करते रहेंगे तो यदि वो समाप्त हो जाएंगे तो उनको फिर से बनने के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये क्या होते हैं, जो बहुत लाखों साल पहले पेड़ पौधे जीव जंतु थे वे जमीन के नीचे दब गए और बहुत ज्यादा ताप और दाब के कारण क्या हो गए, वे कोयला में, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस में बदल गए और उसको हम लोग खुदाई के बाद निकालते हैं। लेकिन यदि ये समाप्त हो जाए तो इसे फिर से मिल पाने के लिए फिर लाखों वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद है चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, क्या है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। जैसे जल, जल क्या है, हम लोग जब बिजली बनाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं तो जल को टरबाइन से घुमाया जाता है और बिजली का उत्पादन होता है और जल वो बह जाता है, फिर उस जल का प्रयोग हम लोग सिंचाई में कर सकते हैं। इस तरह से जल का क्या है, बार बार चक्रीय, चक्र के समान एक के बाद दूसरा उपयोग किया जा सकता है। आगे क्या है, वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, तो उसको देख लेते हैं आगे। तो सर्वव्यापक ऐसा संसाधन है, पहला क्या है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, तो सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। तो क्या है, वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं, वायु का प्रयोग करते हैं। वो क्या है, हम कहीं जाते हैं तो क्या साथ में हवा ले जाते हैं, वायु ले जाते हैं, नहीं ना। वो क्या है, जहां जाते हैं हमको वहीं मिल जाता है। इसका अर्थ क्या है कि सभी जगह वायु है, तो ये क्या है, वायु सर्वव्यापक संसाधन, जो हर जगह उपलब्ध है वैसे संसाधन सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। और वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन। जैसे लौह, अयस्क, तांबा, तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको किसी क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है। जैसे जितने अयस्क हैं, धातु, अधातु हैं, ये सारे क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं और उनको खुदाई करके निकाला जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करती हैं। जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण है उसमें क्या है, अलग अलग, मतलब हर जगह हर धातु नहीं पाया जाता है। कहीं पर देखिएगा कोयला ज्यादा पाया जा रहा है, कहीं पर तांबा, कहीं पर लोहा। तो ये क्या होता है, भूभाग में जलवायु, उसकी ऊंचाई और भौतिक कारणों के कारण ही अलग अलग जगहों में पाया जाता है। तो इस तरह आपने आज संसाधन के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटे जाते हैं और सारे संसाधनों के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आज के लिए हम पाठ को यहीं समाप्त करते हैं और इसके जो कुछ पाठ बच गए हैं उसे हम लोग अगले पाठ में करेंगे। और इस चीज को आप नोट्स बना लीजिए और इसे बार बार पढ़कर समझने का कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही।